हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताऊंगी। उपयोगिता ह्रास नियम उपभोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नियम है। 19वीं शताब्दी के कई अर्थशास्त्री जैसे बेंथम, मेंजर, वॉलरस तथा गॉसेन इस नियम के लिए उत्तरदायी हैं। इस नियम को फ्रेंच अर्थशास्त्री गॉसेन के नाम पर गॉसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। गॉसेन एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस नियम को सबसे पहले प्रारंभ किया, इसलिए इसे गॉसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। यद्यपि आवश्यकताएं अनंत हैं, लेकिन उनकी एक विशेषता यह है कि एक समय पर किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि की जा सकती है। आवश्यकता के इसी गुण पर उपयोगिता ह्रास नियम आधारित है। इसकी परिभाषाएं दी हैं विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने। जैसे चैपमैन के अनुसार, हम किसी वस्तु का जितना अधिक उपभोग करते जाते हैं उतनी ही हमारे लिए उसकी इच्छा कम होती जाती है। और मार्शल ने बताया है कि किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसको प्राप्त होता है, तो अन्य बातों के समान रहने पर वह वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटता जाता है। इसी तरह से सैमुअलसन ने बताया है कि यह नियम बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर जैसे जैसे किसी वस्तु की उपभोग की मात्रा बढ़ती है, उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम होने की प्रवृत्ति प्रकट होती है। बोल्डिंग ने बताया है कि जब कोई उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है, तो परिवर्तनशील वस्तु की सीमांत उपयोगिता अवश्य घटती है। तो ये जो जितने भी अर्थशास्त्री हैं, उन सभी अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग करता है, तो उन वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता पहले की तुलना में कम होती जाती है, और इस प्रकार कम होने के कारण ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। उपयोगिता का जो घटता हुआ क्रम है, इसे ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। ये तालिका के द्वारा भी बताया गया है। इस तालिका में एक और रोटी की इकाइयाँ दी गई हैं और दूसरी ओर उन रोटी की इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है। पहली रोटी की इकाई से 25 के बराबर सीमांत उपयोगिता, दूसरी से 20 के बराबर, तीसरी से 15, इसी तरह से चौथी से 10, पाँचवीं से 5, छठी से 0, सातवीं से -5 और 8 से 10 -10। तो इस प्रकार आप तालिका में देख रहे हो कि जैसे जैसे कोई उपभोक्ता रोटी का उपयोग करता है, उपभोग करता है, तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता अगली इकाई में जो सीमांत उपयोगिता मिलती है वह पहले की तुलना में कम होती जाती है। यहाँ तक कि छठी इकाई पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, क्योंकि उपभोक्ता पूर्ण तृप्त हो जाता है। उसके बाद भी यदि उसे विवश किया जाए और रोटी का उपयोग करने के लिए, तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है। तो इससे भी ये निष्कर्ष निकलता है तालिका से कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाई का उपयोग करता है, उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। एक बिंदु ऐसा होता है जहां 0 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। यह उपभोक्ता के लिए अधिकतम संतुष्टि का बिंदु कहलाता है। उसके बाद भी यदि वह उपभोग करता है तो उससे ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। तो इस तरह से उपभोक्ता को जो सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, इसके कई कारण बताएं जो कि बोल्डिंग अर्थशास्त्री बोल्डिंग ने बताए हैं। उन्होंने बताया है कि वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं। अपूर्ण स्थानापन्न होने के कारण अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता पहले की तुलना में कम होती जाती है। दूसरा कारण उन्होंने बताया है कि विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, क्योंकि मनुष्य के उपभोग करने की क्षमता सीमित है। वह किसी वस्तु की अनंत मात्रा का उपयोग नहीं कर सकता। इस प्रकार वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का प्रयोग करने से
एक बिंदु ऐसा आ जाता है जहां पूर्ण तृप्ति मिल जाती है और इस तालिका में वह छठी इकाई मानी जा सकती है। इस कारण वस्तु की अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है और इस घटती हुई सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति को ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से जाना जाता है। इसी तालिका को आप अब रेखा चित्र के द्वारा देख सकते हो। उस तालिका को रेखा चित्र पर बनाया गया है जिसमें OX अक्ष पर रोटी की इकाइयाँ और OY अक्ष पर सीमांत उपयोगिता को मापा गया है। तालिका में भी ये रेखा चित्र में भी ये मालूम चल रहा है कि छठी इकाई पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, जबकि इससे पहले सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है। इसके बाद भी उपभोक्ता इसका प्रयोग करता है रोटी की इकाइयों का, तो इससे ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। तो जो छठी जो इकाई है वहाँ पर उपभोक्ता का पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहलाता है। इस नियम को लागू होने से संबंधित कई मान्यताएं हैं, जैसे उपभोक्ता की इकाई या मात्रा अथवा गुणों में बिल्कुल समानता होनी चाहिए। उपभोक्ता जिस भी वस्तु का उपयोग कर रहा है उसका गुण और उसकी इकाई समान हो तभी यह नियम लागू होगा। अगर जो पहली रोटी उसने उपभोक्ता ने काम में ली है, ठीक वही आकार वही गुण दूसरी रोटी का होना चाहिए, तभी यह नियम लागू होगा। इसी तरह से मात्रा में उपभोग की जो इकाई है वह मात्रा समान होनी चाहिए। अगर उसने 1 इकाई पहले ली है तो वह 1 इकाई ही दूसरी श्रेणी में वह उसका उपयोग करेगा, तभी यह नियम लागू होगा। फिर है उपभोग में निरंतरता पाई जानी चाहिए, क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो जिस समय उपभोक्ता ने इकाई का उपयोग किया है उसी समय वह दूसरी इकाई का उपयोग करेगा, तभी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा। क्योंकि आवश्यकता एक बार तृप्त हो जाती है और यदि इसमें निरंतरता ना हो तो और पुनः हम उसका उपयोग करना चाहें तो ये आवश्यक नहीं है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो। तो वस्तु की इकाई व गुण में समानता होनी चाहिए, वस्तु की मात्रा समान होनी चाहिए, उपभोग में निरंतरता का क्रम होना चाहिए तथा उपभोग की जाने वाली वस्तु तथा उसके स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य अपरिवर्तित रहने चाहिए। क्योंकि अगर उसके स्थानापन्न वस्तु की कीमतें परिवर्तित हो जाती हैं तो उसका प्रभाव इस वस्तु के उपयोग पर होने के कारण सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यह आवश्यक नहीं कि लागू होगा। इसी प्रकार से उपभोग की अवधि अपेक्षाकृत लंबी हो तो उपभोक्ता की रुचि व आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि विश्लेषण काल के दौरान उपभोक्ता की रुचि बदल जाती है तो निश्चित रूप से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। इसी तरह से उपभोक्ता के स्थान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिस स्थिति में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का विश्लेषण किया जा रहा है उस दौरान उपभोग के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसी तरह से यह नियम सुखमय परिस्थितियों में लागू होता है, ना कि दुखमय स्थिति में। और विश्लेषण काल के दौरान उपभोक्ता की मानसिक स्थिति भी समान होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी मानसिक स्थिति परिवर्तित हो जाती है तो जिस वस्तु का वह उपभोग कर रहा है उस वस्तु के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता में भी परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक विद्यार्थी है और वह खाना खा रहा है, उसी समय उसका रिजल्ट आने वाला होता है, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए वह टॉप करने की उम्मीद रखता है और उसका जब वह पेपर देखता है उसमें उसका रिजल्ट नहीं आता, यानी फेल में आ जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर वह दूसरी चपाती लेगा तो उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता हो सकता है 0 हो जाए या बिल्कुल ऋणात्मक चली जाए। और अचानक अगर कोई मीडिया कर्मी आते हैं और कहते हैं तुम मेरिट में आए हो, तो ऐसी स्थिति में फिर अगर वह किसी चपाती का उपयोग करेगा तो निश्चित रूप से पहले की तुलना में फिर उसकी जो प्राप्त सीमांत उपयोगिता है वह बढ़ सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मानसिक स्थिति इस विश्लेषण काल के दौरान परिवर्तित हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। तो इस प्रकार ये विभिन्न मान्यताएं या शर्तें थी जिनके रहते हुए ही, जिनके लागू होने पर ही हम ये कह सकते हैं कि एक उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपयोग करता है तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता पहले की तुलना में कम होने लगती है। इस नियम के अपवाद भी देखे जा सकते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम अपवादों की दृष्टि से अगर हम जानें तो ये हम कह सकते हैं कि जैसे कोई सिंगर है
तो सिंगर यदि कोई अच्छा सा गाना गाता है तो हम वंस मोर करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता पहले की तुलना में बढ़ जाती है। तो ये कई जैसे दुर्लभ वस्तुओं के संदर्भ में ऐसा हो सकता है, या शान शौकत से संबंधित, या प्रदर्शन से संबंधित, या मुद्रा संचय से संबंधित, या नशीले पदार्थ हैं उससे संबंधित स्थितियों में हम कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, जो कि टॉजिंग ने बताया है, कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इतने व्यापक क्षेत्र में और इतने कम अपवादों के साथ लागू होता है कि यदि इस नियम को हम सार्वभौमिक सिद्धांत भी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, या द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थैंक यू।